हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम डेली टेस्ट 8 शुरू करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट सीरीज पे जो हमारा डेली फ्री टेस्ट चल रहा है उस पर आधारित है। और अब मैं आपको एक और नई सूचना दे देता हूँ। ऐसा ही टेस्ट में आपको पता होगा, मैंने टेलीग्राम पर हालांकि मैसेज कर दिया है, 12 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं तो बहुत ही शुरुआती दौर में था, वहां कर चल रहा है। अभी 12 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं जो टॉपिक वाइज पूरा हो गया है। अब जो टेस्ट चलेंगे वो फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। 10 टेस्ट जो बाकी है फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। तो अब से जो आपको डेली टेस्ट मिलने वाला है, अभी तक आपने देखा ये सारे के सारे टॉपिक वाइज थे, तो अब अपने इसको टॉपिक वाइज नहीं रखेंगे। अब हमने इसको सब्जेक्ट वाइज कर दिया कि एक दिन केवल हिंदी रहेगा, एक दिन पूरा राजस्थान जी के रहेगा, एक दिन पूरा हिस्ट्री रहेगा। इससे ये और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी तक टॉपिक वाइज चल रही थी हमारी टेस्ट सीरीज, इसलिए हमने टॉपिक वाइज रखा। लेकिन अब क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट आने वाला है बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर, इसलिए अब वो जो टेस्ट रहेंगे वो सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, ताकि आप हर दिन जिस भी दिन जो आपको इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट को आप पूरा कर सकते हैं। पूरे दिन आप पूरा एक टेस्ट में आपको पूरा एक सब्जेक्ट ही मिलेगा। तो इस तरह की इससे एक चीज़ और ये भी हो सकती है, ऐसे कैंडिडेट्स भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और राजस्थान की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो अब राजस्थान वाला टेस्ट छोड़ सकते हैं, बाकी सारा टेस्ट उनके भी काम के। यहाँ ये दिक्कत रहती कि बीच में राजस्थान के सवाल भी आ जाते थे तो पूरे मार्किंग नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब आपके लिए वो भी अच्छा हो गया। तो चलो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। वही यहाँ पर अभी तक जो हमारे चल रहे हैं वो सारे अभी फिलहाल टॉपिक वाइज ही चलेंगे लगभग। अभी तो ये समझो कि हमने पहला टेस्ट भी नहीं आया है, ये जो चल रहा है एक टेस्ट कंप्लीट हुआ है, उसके बाद अभी 4 टेस्ट, फिर दूसरे 4 टेस्ट का सेट, फिर तीसरे 4 टेस्ट का सेट, इस तरह से 4-4 का 3 सेट चला तो 12 टेस्ट कंप्लीट हुए। अभी एक तरह से दूसरा टेस्ट का हम शॉर्ट टेस्ट कर रहे हैं, तो अभी तो बहुत सारे टॉपिक वाइज टेस्ट बाकी है, उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ेंगे। सवाल आपके सामने पहला जो है टॉपिक है वो है हिंदी का। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, पुरुषोत्तम का सही समास विग्रह क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। मेरे ख्याल से हिंदी, बहुत सारे साथी हिंदी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हिंदी आपको बहुत अच्छी करनी है, हिंदी से ही आपका सिलेक्शन होगा। टारगेट रख लीजिए अपने दिमाग में 180 प्लस 190 प्लस। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट में भी टारगेट लेकर चलिए कि 180 प्लस 190 प्लस। बहुत सारे साथी कह रहे हैं सर तैयारी नहीं हो रही है, तैयारी का माहौल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपके सामने कोई टारगेट नहीं है। टारगेट सेट कीजिए, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं टारगेट सेट कीजिए कि अगली बार मुझे टॉप करना है। अगर आपके अभी 160 नंबर आ रहे हैं, 170 नंबर आ रहे हैं, तो 190 का टारगेट सेट करके चलिए। देखो फिर कैसे पढ़ाई नहीं होती है, जब हमारे टारगेट्स बड़े होते हैं, लक्ष्य बड़े होते हैं, तब ऑटोमेटिक ये सारी पढ़ाई होने लगती है। तो अपने टारगेट्स को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। हो सकता है कि लगभग हर टेस्ट में आपके एक जैसे ही मार्क्स आ रहे होंगे, उस टारगेट को बड़ा रख कर चले कि अगली बार मुझे इतने मार्क्स लाने, ऑटोमेटिक पढ़ाई होगी। चलिए यहाँ पर आते हैं वापस। पुरुषोत्तम का सही समास विग्रह, बिल्कुल आप इसका सही आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही बता रहे। उत्तम है जो पुरुष, पुरुषों के लिए उत्तम, या पुरुषों जैसा उत्तम, या पुरुष हो गया जो उत्तम नहीं होगा। उत्तम है जो पुरुष, उसके लिए आता है पुरुषोत्तम। ठीक है, ऐसा ही एक और आता है नरोत्तम। उत्तम है जो नर, नरोत्तम। नराधम, अधम है जो नर। तो इसी तरह के सब में एक ही तरह का समास होता है और वो होता है कर्मधारय समास। तो इसमें समास का नाम भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर विशेषता बताई जा रही है पुरुष की, तो यहां पर हो गया कर्मधारय समास। अगला सवाल देखते हैं। रेखांकित का सही समास विग्रह है, बिल्कुल इसका बताइए। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, अगर आपने इस तरह का पढ़ा नहीं है तो इसको बिना पढ़े इसको करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। रेखा के लिए अंकित, रेखा है जो अंकित, रेखा से अंकित, रेखा है जिसके अंकित, क्या होगा इसका समास विग्रह। 4 ऑप्शन आपके सामने। रेखांकित का समास विग्रह, देखो पहले तो मैं बता देता हूं, जैसा कि इसमें ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहां पर तत्पुरुष समास है। इसका आंसर तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष में आपको बताना है कि कौन सा। देखो इसका सही आंसर है रेखा से अंकित। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, रेखा से अंकित किया हुआ है। तो रेखा से अंकित से आ रहा है, इसलिए यहां पर हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर होगा कर्ण तत्पुरुष समास। रेखा से अंकित होगा। कई बार हमें लगता है कि इसका अलग तरह से होना चाहिए, तो कुछ शब्द होते हैं जिसको हमें याद रखना पड़ेगा कई बार एग्जाम में, वहां पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सब सिर्फ अंदाजे से हमें सही नहीं करना है। अब यहां पर देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। इसका मतलब है कि 3 ऑप्शन जो है वो तत्पुरुष समास के हैं, एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो तत्पुरुष का नहीं है। आपको यह भी बताना कि जो अलग है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तर्क संगत, वय को प्राप्त, पाठशाला। देखो तर्क संगत, तर्क से संगत, तर्क से संगत हमें पता चला है तत्पुरुष समास है। वय प्राप्त, वय को प्राप्त, तत्पुरुष समास है। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, तत्पुरुष समास है। अनुस्मारक, स्मारक की तरह है, जो स्मारक की तरह, अनुस्मारक।
तो यहां पर ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास, न कि तत्पुरुष समास। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास। और बाकी सब में आपको पता ही है, सार में यहां पर इन तीनों में आ जाएगा तत्पुरुष समास। अगला सवाल देखते हैं, इस क्रम में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास अभी हमने बात की, विशेषण विशेषता इस तरह का हो सकता है, विशेष्य विशेषण का जिसमें भाव आ जाए वो हो सकता है, उपमा और उपमेय जैसा हो सकता है। चार ऑप्शन, आजानुबाहु, दरअसल, पूर्णांक और मतदाता। देखो आजानुबाहु अभी हमने यहां पर पढ़ा जैसे अनुस्मारक, ऐसी तरह से होता है अनुदान, अनुसार, आपादमस्तक, ऐसे ही यहां पर आया आजानुबाहु। कर्मधारय समास पूछ रहा है, आजानुबाहु का अगर हम करें जानू, यहां पर ये जो जानू इस तरह का आता है, इसका मतलब होता है घुटने, घुटने तक बाहु है, बाहु है जिनकी, घुटने, घुटने तक बाहु जिनकी होती है। आजानुबाहु किसको कहा जाता है, जिसकी बाहें भुजाएं घुटने तक लंबी होती है, उसको बोला जाता है आजानुबाहु। तो जानू यानी घुटने तक बाहु या घुटने तक बाहु है जिनकी, है ना। मैंने ऐसा सुना है कि महात्मा गांधी भी आजानुबाहु थे, मतलब उनके हाथ लंबे थे, है ना। ऐसा सुना है भी कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो जरूर नहीं कानून के हाथ लंबे अलग परिप्रेक्ष्य में, यहाँ वास्तव में हाथ लंबे होते हैं। तो जिनके हाथ थोड़े लंबे और घुटने तक पहुंचते हैं उनको कहा जाता है आजानुबाहु। दरअसल देखो आजानुबाहु में ध्यान रखना अव्ययी भाव समास है, यहाँ पर कर्मधारय नहीं करेंगे, ये अव्ययी भाव समास है, यहाँ पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। दरअसल, असल में, दरअसल का मतलब होता है असल में, दरअसल ऐसा है तो असल में ऐसा है, तो दरअसल यहां पर भी अव्ययी भाव समास है, यहां पर भी अव्ययी भाव समास है। पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक, इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण है जो अंक, और यहां पर हो जाएगा कर्मधारय समास। पूर्ण है जो अंक, विशेषता यहां पर बता रहा है कि ऐसा अंक जो पूर्ण है, तो पूर्ण है जो अंक ये हो जाएगा पूर्णांक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मतदाता का अगर हम देते हैं तो मतदाता, मत का दाता ऐसा नहीं हो जाए, मत को दान करने वाला, ध्यान देना, मत का दाता ऐसा नहीं करेंगे, मत का दाता नहीं, संबंध तत्पुरुष नहीं होगा, मत को दान करने वाला, मतदाता, मत को दान करने वाला, मत का दान करने, मत को दान करने वाला मतदाता। तो ये इस तरह से इसका समास विग्रह होगा, तत्पुरुष समास यहां पर हो जाएगा। आखिरी सवाल हिंदी का, किस क्रम में संबंध तत्पुरुष समास से, पांचों सवाल समास के थे, पिछले टेस्ट में हमने संधि के सवाल पढ़े थे। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, देखो तत्पुरुष में भी हमने कहा था कि कारक के सारे भेद आते हैं, सिर्फ कर्ता कारक और लास्ट का जो संबोधन कारक है उसको छोड़कर, तो ये सारे भेद इस तत्पुरुष समास में भी होते हैं। तो संबंध तत्पुरुष जिसमें का, के, की, रा, रे, री इस तरह से लगता है, तो हमें पहचानना कि किस में संबंध तत्पुरुष आ रहा है। काम चोर, यहां साथ में हम कामचोर का, यहां पर अगर हम समास विग्रह करें तो क्या आएगा, फटाफट मुझे बताइए, कामचोर का समास विग्रह क्या होगा, काम का चोर, काम का चोर क्या होगा, काम, काम चोर अगर हम पहचाने तो क्या हो जाएगा, काम का चोर होगा। इसका सही होगा काम से जी चुराने वाला। देखो इसका इस तरह से बनेगा, काम से जी चुराने वाला, जी यहां पर काम से जी, जी का मतलब काम से जिसका मन नहीं होता है, काम से जी चुराने वाला उसको बोला जाता है कामचोर। तो से यहां पर वर्ड आ रहा है, तो यहां पर ध्यान देना कर्ण तत्पुरुष होगा, संबंध तत्पुरुष नहीं होगा। देशभक्त, दानवीर और राजा, देशभक्त तो यहां पर आएगा देश का भक्त, और जब यहां पर का आ रहा है इसका मतलब यहां पर कौन सा हो जाएगा, का आने का मतलब है कि यहां पर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। दानवीर की बात करें तो यहां पर हो जाएगा दान में वीर, ध्यान रखना दान का वीर नहीं होता है, दान में वीर होगा। जब में आ रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। और राजा, राजा में कौन सा समास है, राजा में वैसे कोई समास नहीं है, ये केवल एकल वर्ड बना, कोई दो शब्दों का जुड़कर नहीं बना, तो राजा में यहाँ पर कोई भी समास हमें नहीं दिख रहा है। जरूर नहीं कि सारे शब्दों में समास हो, ठीक है, जैसे अगर राजऋषि हो जाता तो यहाँ पर समास जरूर बन जाता। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं राजस्थान की हिस्ट्री से सवाल आगे हैं। चौहानों की उत्पत्ति, ऋषि वशिष्ठ, वैसे वशिष्ठ हमें ठ इस तरह से लिखना चाहिए, वशिष्ठ ज्यादा सही होता है, वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए अग्निकुंड से हुई थी। तो इस मत के समर्थक कौन कौन है, आपने पढ़ा होगा, आपने सबसे ज्यादा पढ़ा होगा इसमें चंद्रबरदाई के बारे में, कि चंद्रबरदाई ने जो ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो, उसमें चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई उन्होंने बताया था कि जो वशिष्ठ ऋषि थे उन्होंने एक यज्ञ किया और इस यज्ञ कुंड अग्निकुंड से 4 राजपूत शासकों की उत्पत्ति हुई। तो उस 4 राजपूत शासकों में एक चौहान भी थे।
प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, तो उसमें अंत में चौहानों की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब पृथ्वीराज रासो तो इसका समर्थन करता ही है। पृथ्वीराज रासो हमें सभी में मिल रहा है। तो पृथ्वीराज रासो इस कथन के जो उत्पत्तिकार माने जाते हैं वो तो पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदयी माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो इस ग्रंथ में कहा जाता है, ध्यान देना, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदयी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, तो यहाँ पर एक ग्रंथ तो आ ही रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन इसका समर्थन देता है, तो इसके और भी जो समर्थक हैं वो मुहणोत नैनसी भी है और सूर्यमल मिश्रण भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजपूतों की उत्पत्ति में अलग अलग मत दिए जाते हैं, जिसमें एक अग्निकुंड का सिद्धांत भी है। तो ये अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्रप्रदय ने दिया था, पृथ्वीराज रासो में मुहणोत नैनसी और सूर्यमल मिश्रण ये भी इनका समर्थन करते हैं। बाकी और देख लेते हैं हम। और इनके अलावा एक आता है प्राचीन क्षत्रियों की संतान, जो और मत हैं उन मत को हम देख रहे हैं। प्राचीन क्षत्रियों की संतान, इसके अलावा इसको सूर्यवंशी या चंद्रवंशी भी कहा जा सकता है, कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ये जो मत था ये किसका था, और यही मत जो है वो सबसे ज्यादा मान्य है, सर्वाधिक मान्यता इसी को है कि प्राचीन क्षत्रियों की संतान है सारे राजपूत। तो ये थी गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और दशरथ शर्मा। तो गौरी शंकर GH ओझा लिख देता हूं मैं यहाँ पर, और हिंदी में यहाँ पर लिख रहा हूं दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा और गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनका मत था कि ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और प्राचीन क्षत्रियों की संतान, और सबसे अधिक मान्यता इसी को दी जाती है। इसके अलावा एक और आता है वैदिक आर्यों की संतान, वैदिक आर्यों की संतान। यह मत किसका है, तो इसमें आप लिख सकते हैं डॉक्टर CV वैद्य। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड है। कर्नल जेम्स टोड ये बताते हैं कि ये विदेशी जातियों का मिश्रण है, विदेशी मत के समर्थक, विदेशी जातियों से। विदेशी जातियों से, तो कर्नल जेम्स टोड, अब यहाँ तो नाम से हमें पता है कर्नल जेम्स टोड खुद विदेशी है, तो उन्होंने विदेशी मत का भी समर्थन किया। उसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए, ऐसा नहीं कि वो खुद विदेशी है इसलिए उन्होंने कहा दिया विदेशी मत से, इसके पीछे उनका बहुत सारे तर्क थे। तो कर्नल जेम्स टोड इनको विदेशी जातियों से उत्पत्त मानते हैं, कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रुक, कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रुक। तो यहाँ पर ये कुछ मुख्य मत हमने जो लिखे हैं। इसके अलावा देखो एक यूची जाति से भी आते हैं, जो कनिंगम ब्रोच पत्र ताम्र पत्र के आधार पर वो कहते हैं कि यूची जाति से इनकी उत्पत्ति हुई। जो कुषाण जाति है, यूची जाति भी इनको लिखा जाता है, उनसे उत्पत्ति है। इस मत को कहता है कनिंगम। मुख्य जो पूछा जाता है वो प्राचीन क्षत्रियों की संतान या सूर्यवंशी चंद्रवंशी, वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने और दशरथ शर्मा इसके समर्थक है। अग्निकुंड का मैंने आपको बता दिया है। विदेशी जातियों से कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रुक, और वैदिक आर्यों की संतान ये है CV वैद्य। इसके अलावा ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत भी दिया जाता है, उसके समर्थक है गोपीनाथ शर्मा है, डॉक्टर DR भंडारकर। तो ये कुछ मत जो है एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अनिल पाटन के, अनिल पाटन जो गुजरात में आता है, कि किस चालुक्य शासक को पराजित कर देने को विवश किया था। यहां पर यह पूछा जा रहा है। ध्यान देना, यहां पर विग्रहराज द्वितीय लिखा है। जिनके बारे में हम ज्यादा पढ़ते हैं वो है विग्रहराज चतुर्थ, जिनको हम बीसल देव भी कहते हैं, जो पृथ्वीराज, जो एक तरह से चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। हम नेक्स्ट सवाल में इसमें देखेंगे। अभी हम बात करें विग्रहराज द्वितीय ने किस, अनिल पाटन के किस शासक को पराजित किया था। देखो इसका सही आंसर होगा मूलराज प्रथम। यही बाकी जो ऑप्शन है वो अनिल पाटन या गुजरात के शासक ही नहीं रहते, वो अलग अलग क्षेत्रों के शासक रहते। इसका सही आंसर, अगर आपको थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री का ध्यान है तो आप बिना किसमें इसमें कंफ्यूज हुए आंसर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मूलराज प्रथम। विग्रहराज द्वितीय के बारे में, विग्रहराज द्वितीय बहुत पहले आता है। ये प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते थे, वो थे विग्रहराज द्वितीय। और पहली बार एक तरह से इन्होंने, शुरुआत में जो चौहान शासक थे वो प्रतिहारों के सामंत के रूप में थे। जैसे जैसे प्रतिहारों की शक्ति कम होती गई, उनकी शक्ति क्षीण होती गई, धीरे धीरे चौहान शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। तो एक तरह से विग्रहराज द्वितीय एक तरह से पहले शासक माने जाते हैं कि उन्होंने प्रतिहारों से बिल्कुल अलग होकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और एक बड़ा साम्राज्य उन्होंने यहां पर स्थापित किया। गुजरात के अनिल पाटन के मूलराज प्रथम को भी उन्होंने परास्त करके कर देने के लिए बाध्य कर दिया था। अगला सवाल देखते हैं। ये आप देखेंगे
अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? अब यहां से राजस्थान में अजमेर और अजमेर से बाहर निकल के दिल्ली तक शासन संस्था और यहाँ शासन संस्था स्थापित हो गई थी। और यहाँ तक आते आते पृथ्वीराज जो चौहान शासक है, बाद में पृथ्वीराज चौहान तो सबसे लास्ट में आते हैं, चौहान शासकों का साम्राज्य एक तरह से सबसे बड़ा साम्राज्य हो गया। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, अर्णोराज, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज द्वितीय। देखो यहाँ पर विग्रहराज द्वितीय भी आ रहे हैं और विग्रहराज चतुर्थ भी आ रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच में एक विग्रहराज तृतीय भी रहे। तो किसने दिल्ली को भी अपने राज्य का, सिर्फ दिल्ली ने, दिल्ली उसके आसपास के जो सारे क्षेत्र थे, हिसार एक बड़ा क्षेत्र माना जाता था उस समय, और जो भी मुस्लिम राज्य थे छोटे छोटे, उन सबको जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और इसका सही आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। इनका साम्राज्य चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। इनके समय में जो शक्ति सत्ता थी वो चरम स्तर पर पहुंच गई थी। वैसे तो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय आते हैं, पृथ्वीराज तृतीय, उनके समय में लगभग ये सारी जो सत्ता थी वो अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, वो अंतिम काल था। लेकिन चौहानों का स्वर्ण काल जो कहा जाता है वो विग्रहराज, क्योंकि इस समय जो है कि वो चौहानों की काफ़ी प्रगति हुई थी। पृथ्वीराज चौहान का तो जो लास्ट युद्ध होता है मोहम्मद गिरी के साथ, वहां पर सारी सत्ता चौहानों की समाप्त हो जाती है। तो चौहानों का स्वर्ण काल, विग्रहराज चतुर्थ का जो काल है उसको कहेंगे चौहानों का स्वर्ण काल। चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है विग्रहराज चतुर्थ को। कुछ और फैक्ट्स यहां पर हम लिख देते हैं। इसके अलावा देखो यहां पर विग्रहराज चतुर्थ को हम बीसल देव कहते हैं। बीसल देव के बारे में आपने जो पढ़ा होगा, तो बीसल देव जो हैं वो विग्रहराज चतुर्थ को ही कहा जाता है, बीसल देव। इन्होंने यहां पर कवि बांधव, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कवि बांधव की उपाधि किसने धारण की, तो विग्रहराज चतुर्थ की। इसके अलावा हरिकेली नाटक इन्होंने लिखा था। इसके अलावा यहां पर आप लिख सकते हैं इनके दरबार में इनके जो राजकवि थे वो थे सोमदेव, सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रहराज का एक महाकाव्य, एक नाटक लिखा था। महाकाव्य की जगह इनको नाटक कहना, ललित विग्रहराज, एक बृहद नाटक इन्होंने लिखा था, ललित विग्रहराज। ये विग्रहराज के बारे में ही लिखा हुआ, ललित विग्रहराज, ये आपको पता होना चाहिए। राजकवि सोमदेव, ललित विग्रहराज, इन्होंने नाटक लिखा। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, संस्कृत पाठशाला का निर्माण अजमेर में करवाया। तो अजमेर में संस्कृत पाठशाला, अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण इन्होंने करवाया था। और बाद में इसी पाठशाला को तोड़कर आज जो अजमेर में है इसकी जगह ये संस्कृत पाठशाला आज हमें 2.5 दिन का झोपड़ा, आज जो आप अजमेर में आपने पढ़ा होगा 2.5 दिन का झोपड़ा, बाद में इसको एक मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसको आज 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर यह मान्यता है कि इस संस्कृत पाठशाला को एक तरह से तोड़कर 2.5 दिन में एक मस्जिद की तरह बना दिया गया। और यहीं पर 2.5 दिन का उर्स भी लगता है, 2.5 दिन का उर्स लगता है यहाँ पर पंजाब शाह का, 2.5 दिन का उर्स, 2.5 दिन का उर्स, पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स। ये आपको पता होना चाहिए। किसने तोड़वाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़वाकर संस्कृत पाठशाला को 2.5 दिन का झोपड़ा। और इसके अलावा जो हम बीसलपुर कस्बा है, बीसलपुर जो बांध है वो बीसल देव ने ही बनवाया था। तो ये फैक्ट्स कुछ हैं जो आपको बीसल देव के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 7वीं शताब्दी में अजय मेरू दुर्ग की स्थापना किसने की? देखो एक तरह से थोड़ा सा अलग तरह का सवाल लग सकता है आपको। 7वीं शताब्दी में अजय मेरू दुर्ग की स्थापना किसने की? ये तो आपने पढ़ा होगा, अजमेर में जो दुर्ग है जिसको अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है, गढ़ बीठली भी कहा जाता है, तारागढ़ भी कहा जाता है। आपको ये आपने पढ़ा होगा कि अजय राज ने अजमेर को बसाया। अजय राज चौहान नाम के जो राजा थे उन्होंने बसाया। और उनके बारे में हमने ये पढ़ा है कि 1113 ईस्वी में उन्होंने अजमेर शहर को बसाया, अजमेर नगर को बसाया और अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। यहाँ पर थोड़ा अलग तरह का सवाल आ गया, 7वीं शताब्दी में अजय मेरू दुर्ग की स्थापना किसने की? अब यहाँ पर 7वीं शताब्दी लिख रहा है, जबकि यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो 12वीं सदी आ गई है। तो इसका सही आंसर क्या है? 12वीं सदी माने या फिर 7वीं सदी माने? देखो कहीं जगह ऐसा उल्लेख मिलता है, कहीं जगह अब ये पुष्ट तर्क के रूप में नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसा माना जाता है कि जो अजय मेरू जो दुर्ग है वो वास्तव में 7वीं शताब्दी में ही निर्माण कर दिया गया और अजय राज चौहान ने वापस 1113 में एक तरह से इसका पुनर्निर्माण कराया। हालांकि ध्यान देना, इस मत का एक पुष्टि कई जगह नहीं मिलती है, लेकिन कुछ जगह इसका उल्लेख मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि 7वीं शताब्दी में अजय मेरू दुर्ग निर्माण हो गया था। और जो राजा थे वो थे अजयपाल।
ध्यान देना, इसका ऑप्शन ए अजयपाल। अजयपाल और अजयराज, कहीं जगह अजयपाल और अजयराज को एक ही माना जाता है, लेकिन कुछ जगह पर इनका अलग अलग उल्लेख दिया जाता है। माना जाता है कि 7वीं शताब्दी में राजा अजयपाल ने इसका निर्माण करवाया, बाद में अजयराज ने इसको 1113 में पुनर्निर्माण करके अजमेर नगर की यहाँ पर स्थापना करी। तो दोनों थोड़े से अलग अलग फैक्ट हो सकते हैं, कई बार इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय सर्वाधिक प्रतापी शासक माने जाते हैं चौहान शासकों में। आप देखेंगे पूरे भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे आप, तो भारत के इतिहास में बहुत कम राजा, राजस्थान के बहुत कम राजाओं का उल्लेख हमें मिलता है। जैसे भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलेगा। आप भारत के इतिहास में पढ़ेंगे तो बहुत सारे राजाओं का, दूसरे राजाओं का उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपको महाराणा उदय सिंह का उल्लेख वहाँ पर नहीं मिलेगा, रायमल का वहाँ पर उल्लेख नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलेगा, आपको महाराणा प्रताप का उल्लेख मिलेगा, वहाँ पर राणा सांगा का उल्लेख मिलेगा। तो कुछ एक राजा है जो भारत के इतिहास में भी अपनी जगह बना पाए। उसमें सबसे पहले जो राजा आता है वो एक तरह से पृथ्वीराज चौहान आते हैं, जिनकी बहुत ही ख्याति पूरे भारत भर में फैली हुई है। हालांकि वो अपना अंतिम युद्ध हार गए थे उसके बावजूद भी। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक कौन नहीं थे, ये यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, मेरे ख्याल से आप आसानी से, जिन्होंने थोड़ा चौहान शासकों का इतिहास पढ़ा, आसान से आप जवाब दे सकते हैं। कन्नौज का घेड़वाल शासक जयचंद्र, ये तो पृथ्वीराज रासों में आपने इसके बारे में बहुत उल्लेख। सबसे ज्यादा दुश्मनी जो थी वो जयचंद नहीं माना जाता, भी जयचंद ने ही आमंत्रित किया था मोहम्मद गौरी को और उनका साथ दिया था, जिस वजह से ये युद्ध हार गया था। अब इतिहासकार के अलग अलग मत है, ये पृथ्वीराज रासों में ऐसा लिखा हुआ। तो उस समय कन्नौज के घेड़वाल शासक थे जयचंद, जो संयोगिता के पिता थे, और संयोगिता का हरण भी एक कारण बना था इन दोनों की दुश्मनी का। हालांकि दोनों की दुश्मनी का पुराना कारण रहा था, दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी। पृथ्वीराज चौहान की अलग महत्वाकांक्षा थी, जयचंद की अलग महत्वाकांक्षा थी। इसी समय गुजरात के चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय थे। मोहम्मद गौरी, ध्यान देना, मोहम्मद गौरी एक बड़ा शक्तिशाली शासक था, गौर प्रदेश से आया था। वो कई युद्ध लड़े, उसने भारत में आने के बाद लगभग 17 युद्ध लड़े थे, उसमें से केवल 2 राजाओं से वो हारा था। उसमें से एक भीमदेव द्वितीय थे और दूसरे पृथ्वीराज चौहान थे, बाकी इसके अलावा किसी से भी नहीं हारा था। तो भीमदेव द्वितीय ने भी 1178 में मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। तो भीमदेव द्वितीय भी उसी समय थे जब पृथ्वीराज चौहान थे। गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गौरी है। तो हम जानते हैं कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के समकालीन 2 युद्ध लड़ गए, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। और लास्ट आता है दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश। ध्यान देना, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होता है, उसमें दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। मोहम्मद गौरी यहाँ पर एक तरह से मुस्लिम सत्ता स्थापित करते हैं। उसके बाद वो कुतुबुद्दीन ऐबक को साम्राज्य देकर चले जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में 1210 से लेकर 1236 में जो दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है वो है इल्तुतमिश। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश इसके समकालीन नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि 1192 में ही पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 11 भारत के इतिहास से आ गया। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए हैं? पहली बार किसने यहाँ पर भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ये आपके 4 ऑप्शन है, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डच। ये सारे यूरोपीय शक्ति है जो भारत में आई है। किस क्रम से आई है, सबसे पहले कौन आया, ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ तो आपको पूरा क्रम से याद हो जाएगा। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, PDEDF, PDEDF, ये क्रम से भारत में ये पुर्तगाली नहीं कहेंगे, ये यूरोपीय शक्तियां भारत में इस क्रम से आती। कई बार एग्जाम में क्रम पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है सबसे पहले कौन आए थे, सबसे बाद में कौन आए थे, किसके बाद में कौन आए थे, कई बार क्रम पूछा जाता है। आप ये क्रम लिख दीजिए इसमें। पी से क्या होगा, पी से बिल्कुल सही बता रहे हैं, पुर्तगाली। तो सबसे पहले भारत में कौन आए थे, तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली। अब यहां पर 2D दे रखे, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। पहले डच आए थे, पहले यहां पर डच होगा, उसके बाद डेनमार्क से डच आए थे। उस समय हॉलैंड, और आज का जो नीदरलैंड है, तो आज का नीदरलैंड उसको डच बोला जाता है, तो हॉलैंड कह सकते हैं, नीदरलैंड कह सकते हैं। वहाँ के जो थे वो डच कहलाते हैं। ई से यहाँ पर आप इंग्लिश या फिर अंग्रेज लिख सकते हैं। इंग्लैंड से जो आए वो अंग्रेज। देखो कई बार हम सोचते हैं कि जो भी सारे गोरे दिखते हैं वो सारे के सारे अंग्रेज हैं। जो भी सारे गोरे दिखते हैं वो सारे अंग्रेज नहीं हैं। अंग्रेज उनको कहा जाता है जो इंग्लैंड से आए हैं। तो जो इंग्लैंड से आते हैं वो अंग्रेज है, बाकी ये पुर्तगाली है, ये डच हैं, तो सारे अंग्रेज नहीं होते हैं। अमेरिका से आए वो अंग्रेज नहीं है, वो अमेरिकी है। ठीक है, तो ये अंग्रेज जो मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब आप ये समझना, ये तो सारे के सारे अंग्रेज ही थे। जो सारे गोरे दिख रहे हैं वो सारे के सारे अंग्रेज नहीं होते हैं। अंग्रेज उनको कहेंगे जो इंग्लैंड से आए।
टी से क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा डैन, डेनिश कह सकते हैं, डैन कह सकते हैं, ये आए थे डेनमार्क से, और लास्ट में एफ से आप याद रखेंगे फ्रांसीसी। तो ये हो जाएगा इनका क्रम, यहां लिख देता हूं मैं फ्रांसीसी। तो इनका क्रम आपको ध्यान रखना है, बस एक ये याद रख लीजिए पी डी ई डी एफ, इससे आपको ध्यान रहेगा, बस इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं भी पूछा जाता है, कई बार पी और ई और एफ सिर्फ इन तीन के बारे में पूछा था कि पहले कौन आए थे बाद में कौन आए थे, पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इनका तो खास तौर पर ध्यान में रखना है। डच और डैन, इनका देखो च पहले आता है न बाद में आता है, तो ये भी ध्यान रख सकते, पहले डच आएंगे बाद में डैन आएंगे। क्लियर है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, सी इसका आंसर हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि सबसे बाद में गया कौन था, ये भी एग्जाम में सवाल आता है। भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय शक्ति कौन है, उसके बाद सबसे बाद में जाने वाली, सबसे बाद जब भारत आजाद हो गया तो सबसे बाद में जाने वाली शक्ति कौन सी थी, ये भी एग्जाम में सवाल पूछा था, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला सवाल देखते हैं। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। देखो डच की जो थी, डच ने भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनकी जो कंपनी थी वो भी यही थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने भी अपने यहां पर कारखाना स्थापित किया, और सबसे पहले ये 1605 में मुसलीपट्टनम में इन्होंने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था। तो 1605 मुसलीपट्टनम। इसके अलावा भी और इन्होंने बहुत सारे अलग अलग अपने कारखाने स्थापित किए थे, जैसे करिकल में भी इनका नाम आता है, करिकल से भी पहले पुलिकट में इन्होंने स्थापित किया था। और इसके अलावा एक आता है जो हमारा आंसर है बंगाल में, चिनसुरा में भी इन्होंने वहां पर स्थापित किया था। इसके अलावा कोचीन में और बालासोर, इन सब जगहों पर इन्होंने अपने व्यापारिक संस्थान स्थापित किए थे। हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि बंगाल में आता है चिनसुरा, बंगाल में स्थापित किया, बालासोर भी बंगाल में, ये चिनसुरा भी बंगाल, तो बंगाल में स्थापित किया था इन्होंने चिनसुरा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ से एक खास फैक्ट, एक तो ये खास तौर पर ध्यान रखना, पहला जो कारखाना स्थापित किया वो 1605 में मुसलीपट्टनम में। डच बाद में यह भी जो सारी की सारी यूरोपीय शक्ति आई थी, ये सारी की सारी यूरोपीय शक्तियां भी आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगी, लेकिन सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सर्वाइव कर पाए, जो सबसे ज़्यादा संघर्ष कर पाए, जीते बाद में, वो थे अंग्रेज, और उन्होंने भारत में लंबे समय तक राज किया। बाकी सारी शक्तियों को धीरे धीरे उन्होंने बाहर कर दिया। तो डचों का और अंग्रेजों का युद्ध, जिससे डच भारतीय यहाँ से व्यापार से बाहर हो गए, वो आता है एक बेदरा का युद्ध। इस बेदरा का युद्ध में डच और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, और यहाँ पर अंग्रेज जीत गए और डच भारत से व्यापार से बाहर हो गए। तो बेदरा का युद्ध जरूर पूछा जाता है, वो आता है 1759 में। किस किस के बीच में हुआ, तो ये डच वर्सेस इंग्लिश, डी वर्सेस ई का मतलब है डच और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ, और अंग्रेज इस युद्ध को जीत गए थे, और डचों का यहाँ पर एक तरह से व्यापार खत्म हो गया, परास्त हो गए थे यहाँ से। ये फैक्ट्स आपको खासतौर पर ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ से पॉलिटी के सवाल आ जाते हैं। तो पॉलिटी देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है, किस बारे में। इसका मतलब राष्ट्रीय आपात की बात हो रही है, मतलब अनुच्छेद 352 की बात हो रही है। किसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये पॉलिटी का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और ये सभी को इसका आंसर आता होगा कि किसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। 4 यहाँ पर दिए हुए हैं, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो, या फिर सांप्रदायिक संघर्ष का खतरा हो। क्या भारत में कई बार सांप्रदायिक दंगे भारत में होते हैं, क्या भारत में एक सांप्रदायिक संघर्ष का खतरा हो या सांप्रदायिक दंगे का खतरा हो, तो इस आधार पर यहाँ पर लगाया जा सकता है। देखो सांप्रदायिक दंगे भारत में हो जाए, मान लें कि सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, बड़े स्तर पर दंगे हो जाते हैं, तो क्या इस कंडीशन में लगाया जा सकता है। ये भी एक आधार बन सकता है। मान लेते हैं कि भारत में सांप्रदायिक दंगे बड़े स्तर पर हो गए, बहुत सारे लोगों ने हथियार उठा लिए, तो इस आधार पर लगाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, हमें बात ये ध्यान में रखनी कि हमारे संविधान में किस बात का उल्लेख है। संविधान में कहीं पर भी सांप्रदायिक संघर्ष का उल्लेख नहीं है। क्या आंतरिक अशांति का उल्लेख है? बिल्कुल, हमारे संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन से, और इस आंतरिक अशांति शब्द अब नहीं है, इसको हटाकर इसकी जगह शब्द लिख दिया गया सशस्त्र विद्रोह। इसका मतलब अब आंतरिक अशांति नहीं है, सशस्त्र विद्रोह है। कोई बाहरी आक्रमण भारत पर हो जाए तो भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, और भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए तो उस युद्ध की कंडीशन में भी
ये पहली कंडीशन हो गई, यहाँ पर ये दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन। इन 3 आधारों पर ध्यान रखना, 3 ही आधार है। आंतरिक अशांति पहले था, उसको हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह कर दिया। तो इन 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है भारत में। इसका सही आंसर होगा केवल 1 और 3, जो यहाँ पर हमें मिलेगा ऑप्शन डी में। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। इसके अलावा अनुच्छेद 352 तो आप जानते ही हैं, इसके अलावा अनुच्छेद 356 भी आता है। अनुच्छेद 356, मैं आपको अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में भी बता देता हूं। बहुत सारे साथी, मैं देख रहा हूं एक हमारा साथी कमल है, वो लगातार इस बारे में मुझे पूछा भी था, मैं कमेंट में जवाब नहीं दे पाया, मैं यहां पर बता देता हूं। आपने पूछा था 356 और 365, इन दोनों के बारे में ध्यान देना। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है वो सिर्फ आर्टिकल 356 356 के तहत ही नहीं, 365 के तहत भी लगाया जा सकता है। 356 और 365 दोनों के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन दोनों का आधार अलग अलग है। ये आपको मिलेगा भाग 18 में, ये मिलेगा आपको भाग 19 में। दोनों का आधार क्या है, यहां पर लिखा है संवैधानिक तंत्र की विफलता। राज्य में यदि राज्यपाल को ऐसा प्रतीत हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कह सकता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ये तो लिखा हुआ 356 में, इसमें आप लिख सकते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता। यहां पर शब्द आएगा किस आधार पर लगाया जा सकता है, अगर राज्य की प्रशासनिक विफलता हो जाए, ध्यान देना, राज्य में प्रशासन विफल हो जाए, इस आधार पर 356 नहीं लगाया जा सकता है। राज्य में सरकार सही से नहीं चल रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्या इस आधार पर लगाया जा सकता? नहीं लगाया जा सकता। एकमात्र आधार है संवैधानिक तंत्र की विफलता। अब संवैधानिक तंत्र की विफलता की परिभाषा भी बहुत बड़ी है। कई बार हम देखते हैं सरकारों को बहुमत नहीं मिलता, तब भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है, वो भी एक तरह के संवैधानिक तंत्र के अनुसार सरकार काम नहीं बन पा रही है, तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 365 की विशेषता। भाग 19 में उल्लेख है, ध्यान देना, भाग 18 में नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह लिख रखा है कि यदि कोई भी राज्य केंद्र के निर्देश मानने में असफल रहता है, केंद्र के निर्देश को मानने में असफल रहता है, तो केंद्र को अधिकार है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कई बार सवाल आता है कि केंद्र सरकार ने कानून बनाया, हम देखते हैं कई राज्य उसको मानने से मना करते। क्या ऐसा हो सकता है कि केंद्र सरकार कोई कानून बनाए? केंद्र सरकार कानून बना सकती है संघ सूची पर, केंद्र सरकार कानून बना सकती है समवर्ती सूची पर, केंद्र सरकार कानून बना सकती है अवशिष्ट विषयों पर। राज्य सूची पर केंद्र सरकार कानून सामान्यतः नहीं बना सकती। कुछ विशिष्ट यहाँ पर अपवाद होते हैं, कुछ विशिष्ट केस होते हैं जहां पर राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र कानून बना सकता है। तो अवशिष्ट विषयों के बारे में हम जानते हैं कि अवशिष्ट विषयों पर भी कानून बना सकता है केंद्र सरकार। अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है समवर्ती सूची में, राज्य भी बना सकता है, लेकिन अगर केंद्र ने भी बनाया तो केंद्र का प्रभावी होगा, उसकी भी अपनी अलग अलग शर्तें होती है। अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया है और कोई राज्य सरकार कह देती है कि हम यहाँ पर अपने राज्य में ये कानून लागू नहीं करेंगे, और वो नहीं करता है, एक कहना अलग चीज़ें होता है, ऐसे पॉलिटिकल बयान बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी सरकारें आपने सुना होगा ऐसे कहती भी हम अपने यहाँ पर लागू नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई सरकार केंद्र का कानून को नहीं मानती है, केंद्र के पास पूरा अधिकार होता है कि वहां पर उस राज्य में उस सरकार को बर्खास्त कर दे और राष्ट्रपति शासन लगा दे। अनुच्छेद 365 केंद्र सरकार को यह पावर देता है। तो मेरे ख्याल से आप 356 और 365 के अंतर को समझ गए होंगे। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356, केंद्र का निर्देश नहीं मानने पर यहां पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 365। क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन कहो, पुनरावलोकन कहो या फिर न्यायिक समीक्षा कहो, एक ही बात है। जुडिशियल रिव्यू, इंग्लिश में इनके लिए वर्ड आता है जुडिशियल रिव्यू, का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी, राज्य का मतलब यहाँ स्टेट जो हमारे प्रांत है वो नहीं है, राज्य का मतलब पॉलिटी में पूरे सरकार के बारे में आता है, सरकार के किसी भी असंवैधानिक कानून को अवैध घोषित कर सकता है। देखो इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर न्यायिक समीक्षा का मतलब है, न्यायिक समीक्षा का सीधा सा मतलब मैं आपको समझा देता हूं। यदि सरकार में विधायिका, यहाँ पर सही शब्द आता है विधायिका, वो राज्य की विधायिका हो चाहे केंद्र की विधायिका यानी संसद हो, कोई भी कानून बनाती है जो संविधान के अनुकूल नहीं है, तो कोर्ट्स को ये पावर है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वह उन कानूनों को
रद्द कर सकती है, उन कानूनों की समीक्षा करेगी। अगर समीक्षा करने के बाद पता चलता है कि ये संविधान के अनुकूल नहीं है तो उन कानूनों को वो अवैध घोषित करती है, शून्य घोषित कर सकती है, खारिज कर सकती है। क्लियर है? तो ये कहलाता है, उसकी ये जो शक्ति कहलाती है ये कहलाती है पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। ये हमने कहाँ से लिया है? ये भारत में अमेरिका के संविधान से, यूएस के संविधान से प्रेरित है। पहली बात क्लियर है। न्यायिक समीक्षा ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा का नहीं पाया जाता। ब्रिटेन में वहाँ की जो दुनिया की सबसे कमजोर न्यायपालिका मानी जाती है वो ब्रिटेन की मानी जाती है, और दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो न्यायपालिका मानी जाती है वो अमेरिका की मानी जाती है। भारत में बीच का यहाँ पर बैलेंस बनाया गया संसद के बीच में, न तो संसद को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया, नहीं कोर्ट को ज़्यादा पावरफुल बनाया, दोनों को बैलेंस यहाँ पर करके रखा है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब, अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपने देखा होगा कि सरकार बहुत सारे कानून बनाती है, उस कानून के खिलाफ बहुत सारी याचिका दायर कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये क्या है? ये याचिका दायर करने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। जैसे कृषि कानून बने हैं अभी, तो कृषि कानून के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने याचिका दायर की कि आप इसकी समीक्षा कीजिए, ये संविधान के अनुकूल नहीं है। बहुत सारे तर्क दिए गए इसके पीछे। इसके पहले आपने देखा होगा कृषि कानून के पहले ये कृषि कानून हो गया, इसके अलावा आपने देखा होगा CAA, इसके खिलाफ भी यहाँ पर याचिका दायर कर रखी है। इसके पहले आप देखेंगे तो आर्टिकल 370 जो सरकार ने हटाया था, इसके खिलाफ भी याचिका दायर कर रखी है। इसके पहले जो संविधान संशोधन हुआ 103वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया और 10% आरक्षण और बढ़ा दिया गया, 50% की सीमा को क्रॉस कर दिया गया। इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग है। ये न्यायिक समीक्षा कहलाती है, ये पावर सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि संविधान के अनुकूल नहीं है तो इस कानून को रद्द कर सकती है। संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को भी सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। क्लियर हो गया? इसका मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं कि जब रद्द भी कर दिया, ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो सुप्रीम कोर्ट रद्द भी कर देते हैं। एक 99वां संविधान संशोधन आपने पढ़ा होगा, 99वां संविधान संशोधन किसके बारे में था? ये था NJAC के बारे में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। जो 2014 में NDA की गवर्नमेंट आई, जिसको हम मोदी सरकार बोलते हैं, मोदी सरकार ने आते ही जो सबसे पहला संविधान संशोधन किया था वो 99वां संविधान संशोधन ही था, 2014 में ये हुआ था। ये क्या था? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। आप जानते होंगे सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति कैसे होती है? उनकी नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के आधार पर होती है, यानी जज ही एक तरह से नियुक्त करते हैं। सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें सरकार का भी रोल होना चाहिए और एक नया आयोग बनेगा, उसमें सरकार के भी अधिकारी शामिल होंगे। उस आयोग का नाम होगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसके खिलाफ याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन को खारिज कर दिया, बताया कि यह संविधान के अनुकूल नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति को कैसे होगी? न्यायालय में विधायिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, ये हमारे मूल ढांचे का तत्व है, इसलिए इसको न्यायिक समीक्षा के दौरान रद्द कर दिया गया। तो ऐसे कानूनों को संसद जो बनाते हैं, बहुमत से पारित करते हैं, उसको भी रद्द करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर, आपने पहले नाम पढ़ा होगा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे, भारत के चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। दूसरा कथन, न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका PIL, ध्यान देना ये PIL लिखा हुआ, IPL नहीं लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं कि IPL ही दिमाग में चलो, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लोकहित याचिका या जनहित याचिका, लोकहित कहो या फिर जनहित याचिका कहो, एक ही बात है। जनहित याचिका के परजनकों में से एक माने जाते हैं, यानी इनके जनक माने जाते हैं, इनकी शुरुआत इन्होंने की है, ये कथन कह रहा है। कौन सा कथन सही है? दोनों में से आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन है, दोनों में से कौन सा कथन सही है आपको चुनना है। केवल एक है, केवल 2 है, या तो दोनों है या फिर दोनों ही नहीं है। क्या इसका सही उत्तर होगा? अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा PIL के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पहले भारत में ये था कि अगर कोई भी पीड़ित व्यक्ति है, किसी भी, अगर किसी के मौलिक अधिकारों को हनन हुआ है या फिर कुछ भी पीड़ित व्यक्ति है किसी भी प्रकार से, वो न्यायालय के लिए खुद ही जा सकता था, न्यायालय में को खुद को ही आवेदन करना पड़ता था किसी भी मामले में। लेकिन
अब यहाँ पर 1980 के दशक में एक नया कंसेप्ट आया कि पीड़ित के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति भी, लेकिन वो एक सार्वजनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो पूरे समाज को अफेक्ट करता है, उसके लिए जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति आए, कोई तीसरा व्यक्ति भी याचिका दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसकी भी सुनवाई की जाएगी। इसको कहते हैं लोकहित याचिका। जनता के हित में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना, और ऐसी याचिका कोई भी दायर कर सकता है, जरूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति ही ये याचिका दायर करे। ये भारत में कंसेप्ट शुरू हुआ था 1980 के दशक में। पहले ध्यान देना, संविधान में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है, PIL का संविधान में उल्लेख नहीं है, ये बस न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ही उत्पन्न हुआ है। उसको लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो दो लोगों का यहाँ पर नाम आता है। एक आता है PN भगवती, आपने पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा था वो PN भगवती के बारे में पूछाएगा। और दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे VR कृष्ण अय्यर। इन दोनों को सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है, VR कृष्ण अय्यर। PR कृष्ण अय्यर, इन दो लोगों को भारत में PIL लाने का श्रेय दिया जाता है। ये PIL अमेरिका में एक तरह का कंसेप्ट चलता है, वहीं से प्रेरित है 1980 में दशक में। अब ये जो हमारा सवाल है कि VR कृष्ण अय्यर जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो देखो ये पहला कथन यहाँ से गलत हो जाता है। 1980 से पहले, 1980 में लगभग VR कृष्ण अय्यर रिटायर्ड हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के जज से। 1980 से पहले ये सुप्रीम कोर्ट में जज जरूर थे, न्याय जस्टिस जरूर थे, लेकिन चीफ जस्टिस नहीं थे। ये बात ध्यान रखना, इसका मतलब पहला कथन गलत हो गया। लेकिन ये जो PN भगवती, बाद में PN भगवती 1985 से लेकर 1986 तक PR भगवती भारत के चीफ जस्टिस थे, इन्होंने भी योगदान दिया था। और इन्होंने भी योगदान दिया था, यानी कि इनके जनक के रूप में, PIL के जनक के रूप में न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर को और PN भगवती, प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती, ये इनका पूरा नाम था, इनको माना जाता है। लेकिन चीफ जस्टिस ये रहे हुए हैं भारत के, ये नहीं रहे। इसका मतलब केवल और केवल कथन दो सही होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा सही राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, रीजनिंग का सवाल आ गया। देखते हैं क्या है यहां पर। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 3/5, 3/9, J14 और M20। ये पूछ रहा है अगला यहां पर क्या आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। देखो D पहले देख लेते हैं, ये D कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। G 7 नंबर पर आता है। J हम जानते हैं 10वें नंबर पर। M 13 नंबर पर आता है। निकाल सकते, देखो 4 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 13 आ रहा है, 4 और 3 7, 3 10, 3 13, 13 और 3 के बाद 16। 16 नंबर पर कौन सा आता है वो आपको पता होना चाहिए। देखो 16 नंबर पर आता है, यहाँ पर आप लिख देंगे 16 नंबर पर आता है P। ABCD में क्रमांक में 16 नंबर पर P आता है। इसका मतलब जो भी ऊपर P है वो हमारा आंसर हो जाएगा, और निकालने की जरूरत ही नहीं, यहीं से आंसर आ जाएगा P/27। वैसे नीचे मिलान भी कर लेते हैं कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में 4 का अंतर है, यहाँ देखेंगे तो 5 का अंतर है, यहाँ देखेंगे तो 6 का अंतर, अगले जो आएगा वो 7 का अंतर होगा, तो P/27 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये तो सिंपल सा सवाल था। अब देखते हैं गणित का सवाल। 45 रुपए की एक रकम 100 सिक्कों से बनी है। टोटल रुपए में देखेंगे तो 45 है, सिक्कों में देखेंगे तो टोटल 100 सिक्के हैं, जिसमें अंशतः यानी कुछ 50 पैसे वाले सिक्के हैं और कुछ 25 पैसे वाले सिक्के हैं। 25 पैसे वाले सिक्के कितने हैं? अब देखो मैं इसको गणितीय प्रक्रिया से सोल्व नहीं करूंगा, मैं गणित आपको पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, गणित आपको पदम सर, अच्छा मैं एक और बता देता हूँ, यहाँ पर पदम सर गणित पढ़ा रहे थे। काफ़ी स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि सर पदम सर नहीं आ रहे हैं। देखो एक तो अब वैसे भी लॉकडाउन लग चुका है राजस्थान में, तो अभी लॉकडाउन चल रहा है 10 मई से लेकर 24 मई से लॉकडाउन। तो कुछ लॉकडाउन की वजह से और उसके पहले भी बहुत सारी सख्ती थी। ये फिलहाल मैं ब्यावर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो अजमेर रहते हैं, तो अजमेर से ब्यावर आना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो वो इस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहता था कि वो प्रॉपर यहीं पर आके स्टूडियो में ही रिकॉर्डिंग करे, इसी बोर्ड पे पढ़ाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। हालांकि बहुत सारे साथी जो उनसे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको एक खुशखबरी बता देता हूं। उनसे मेरे अभी जल्दी बात हुई, उन्होंने एक नए ऐप पर अपने स्टार्ट किया, टीचमेंट का ऐप आपने खूब देखा होगा, तो फिलहाल वो टीचमेंट ऐप पर पढ़ा रहे हैं। अगर आप में से फिर भी आपको पढ़ने की रुचि है, उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे साथी अपने यहीं से यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट उनसे अब टीचमेंट पे पढ़ रहे हैं। तो टीचमेंट पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उनसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर लाइव इंटरेक्शन होता है, जहाँ से आप बिल्कुल जैसे जूम मीटिंग में सवाल पूछ सकते हैं, वैसे सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल लाइव क्लास चलती है, रोज सुबह उनकी 2 घंटे लगभग क्लास चलती है। तो टीचमेंट पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लाइव वहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इसमें अपने जो टेलीग्राम चैनल है
क्वालिटी एजुकेशन का। कल मैं वहाँ पर आपको लिंक भी दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर बिल्कुल जैसे ऑफलाइन क्लासेस चलती है वैसे ही वहाँ पर क्लास चल सकती है। आप लाइव में वहाँ पर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मेनली वो एक तरह से लाइव इंटरेक्शन का ही, हालांकि रिकॉर्डिंग क्लास भी वहाँ पर मिल जाती है, पर मेनली वहाँ पर लाइव क्लास का ही रहता है कि आप लाइव कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़ सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम में, इसको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। क्लियर है? अब इस सवाल को करते हैं। देखो, इस सवाल को अब मैं लंबा चौड़ा नहीं कराने वाला हूँ। इसका सीधा सा इसको करने का जो आसान तरीका होता है, इसको जो करने का आसान तरीका वो है कि इनको ऑप्शन से कर लो। 100 सिक्के हैं, 100 सिक्कों को आपको 45 रुपए बनाने, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। ऑप्शन से करेंगे तो फटाफट हो जाएगा, तो इसलिए मैं लंबा तरीका नहीं बता रहा हूँ, ऑप्शन से करते हैं। देखो, पहला ऑप्शन दिया 50 पैसे। मान लो 50 पैसे के 50 सिक्के हैं, और तो 50 सिक्के 25 पैसे के हो जाएंगे, तो 50 पैसे के यहाँ पर हो जाएंगे 25 रुपये। अगर 50 सिक्के हैं 50 पैसे के तो 25 रुपये हो जाएंगे, और इसके 50 है तो 25 का भी आधा 12.5 हो जाएंगे। क्या इन दोनों को जोड़ते हैं तो 45 रुपये आ जाते हैं क्या? 25 और 12 ये तो 37.5 होंगे। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो रहा है। 20 को करके देखते हैं। अगर 20 सिक्के हैं 25 पैसे के तो 80 सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे के। आप इस तरह से, यहाँ पर मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर 50 पैसे के सिक्के यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, ये 50 पैसे के सिक्के और ये 25 पैसे के सिक्के। यहाँ पर कह रहा है 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? मान लो कि 20 हैं। अगर ये 20 हैं तो ये कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। 80 का मतलब यहाँ पर 40 रुपये हो जाएंगे। और अगर 20 सिक्के हैं तो ये 20 का हो जाएगा 5, और 40 और 5 कितने हो जाएंगे? 45 रुपये। और 45 रुपये हमें यहाँ दिया। इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन से निकाला जा सकता है आसानी से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको अब डिटेल में नहीं बताऊँगा, आपने डिटेल में सारी मैथ्स पढ़ ली होगी। ये सवाल ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन से करना है, बहुत सारे आसानी से तरीके से कर सकते हैं, हो जाएगा। अब लास्ट के 3 सवाल करंट अफेयर्स हैं, और ये राजस्थान का करंट अफेयर्स आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के लिए किस नीति का लोकार्पण 25 जनवरी 2021 को वर्चुअल तरीके से किया? एक तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस आता है, भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक तो कमेंट में बता सकते हैं। अब हम इस सवाल पर आते हैं, कौन सी नीति का लोकार्पण किया? तो देखो, इसका सही आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, एम सैंड नीति। काफी चर्चित रही थी ये एम सैंड। एम सैंड, सैंड का मतलब तो आप जानते होंगे रेत, बजरी। एम सैंड का मतलब है मैन्युफैक्चर्ड सैंड, मैन्युफैक्चर्ड। यहां पर एम का मतलब है मैन्युफैक्चर्ड सैंड। मैन्युफैक्चर्ड का मतलब है बनाई गई। आप जानते होंगे कि बजरी कहाँ से आती है। हम जो बजरी काम में लेते हैं भवन निर्माण में और बाकी सारे निर्माण कार्यों में, बजरी का सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो वो बजरी नदियों से निकाली जाती है। और आप देख रहे हैं राजस्थान में तो बजरी के कितने अवैध खनन हो रहे हैं। अवैध खनन क्यों? क्योंकि बजरी पर अभी पाबंदी लगी हुई है, कानूनन रूप से आप बजरी अब नदियों से नहीं खो सकते हैं। एनजीटी ने पाबंदी लगा दी, इसके बाद राजस्थान सरकार ने भी इसको बैन कर दिया था। तो बजरी खनन नहीं कर सकता, अगर कोई खनन करता है तो वो अवैध है। तो अवैध खनन की कितनी घटनाएं दिख रही है। प्रशासन उसको रोकने का भी प्रयास कर रहा है, लेकिन कई जगह पर हम देखते हैं कि प्रशासन पर भी हमले हुए हैं। कई पुलिस कर्मियों पर, कई जगह प्रशासन के अधिकारियों पर हमले किए गए, और एक तरह से बहुत बड़ा अवैध कारोबार चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि भवन निर्माण में बजरी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, हर जगह जरूरत पड़ेगी। तो बजरी अगर बैन लग जाएगी तो बजरी लाएंगे कहाँ से? इसलिए इसका अवैध खनन, जब तक हम विकल्प नहीं देंगे तब तक ये रुकने वाला नहीं है। तो इसके विकल्प के रूप में, बजरी के विकल्प के रूप में एक नया लेकर आए हैं एम सैंड, यानी ये बजरी बनाई जाएगी, नदियों से नहीं निकाली जाएगी। अब आपका सवाल मन में आ रहा होगा कि बजरी को निकालने पर पाबंदी क्यों लगाई है। देखो, कोई भी जो नदी होती है, अब जैसे कोई भी नदी यहाँ पर बह रही है, उसके नीचे ये जो बजरी वाला है, अब क्योंकि अगर आप बजरी हटा देंगे, ये जो नीचे बजरी होती है वो एक तरह से स्पंज की तरह काम करती है। कोई भी बजरी जो है वो स्पंज की तरह काम करती है। तो स्पंज का मतलब है कि वो पानी जब आएगा तो पानी को एक तरह से सोखती है वो, और जब सोखती है तो जमीन का जो पानी का भूजल स्तर है वो मेंटेन रहता है। अगर आप इस बजरी को निकाल दोगे तो फिर यहाँ पर कोई भी पानी रुकेगा नहीं। जैसे ही बारिश होगी, पानी आएगा, सारा पानी बह जाएगा, और थोड़े दिनों बाद सारी की सारी नदियाँ सूख जाएगी, नदियाँ मर जाएगी। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत बड़ा खतरा है, पर्यावरण को बहुत बड़ा खतरा है इस तरह से अवैध रूप से बजरी या फिर किसी भी नदियों से बजरी निकालने का। इसलिए एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने नदियों से बजरी निकालने को बैन कर दिया। एनजीटी के बारे में आप जानते होंगे, एनजीटी पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली एक अर्ध न्यायिक संस्था है, इसने बैन लगा दिया। तो इसका विकल्प यहाँ पर तैयार किया गया, एम सैंड नीति। ये एक सस्ता विकल्प है, ध्यान देना। विकल्प कोई भी तभी चल पाता है जब आप उसे बेहतर विकल्प यहाँ पर उपलब्ध कराए। अगर बहुत महंगा हो, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो,
तो वो ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगा। तो ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब सस्ता भी है और आसानी से मिल जाएगा। नदियों में तो आपको जरूरी नहीं कि बहुत आसानी से मिले, बहुत दूर से आएगा। यहाँ पर इसका बिजनेस हर जगह लग सकता है। ये बनाई कैसे जाएगी, ये किसी भी कोई भी अयस्क या फिर खनिज, सामान्यतः पत्थर को, अलग तरह का पत्थर आएगा, उसको क्रश करके यहाँ पर बनाई जाएंगे। तो क्रशिंग मशीनें हो जाएगी और उसे क्रश करके यहाँ पर ये बनाई जाएगी। इसको शुरुआत में एम सैंड नीति, इस नीति में बहुत सारे प्रावधान किए गए। इस तरह के जो उद्योग लगाए जाएंगे उसको बहुत सारी छूट यहाँ पर दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लगाने को प्रोत्साहित है। और सरकारी काम, क्योंकि सरकारी काम बहुत ज़्यादा होते हैं वैसे भी, तो सरकार भी ये भी बनाया कि सरकार भी कम से कम 25% जो है वो एम मैन्युफैक्चर से अपने सारे काम करेगी। ठीक है, तो ये हो गया एम सैंड नीति यहाँ पर घोषित करी है सरकार ने, राजस्थान सरकार ने एम सैंड नीति। अब देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान के राज्यपाल की बात हो रही है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान में प्राकृतिक ऊर्जा संरक्षण के किस देशव्यापी अभियान, ध्यान देना ये राजस्थान का अभियान नहीं है, देशव्यापी अभियान का शुभारंभ 16 जनवरी 2021 को किया। कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, ऊर्जा 2021, सक्षम 2021, संबल 2021 या विकल्प 2021। देखो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सक्षम 2021। किस लिए है? प्राकृतिक ऊर्जा के संरक्षण के लिए एक देशव्यापी अभियान है। किसने चलाया? अब देखो ऊर्जा से संबंधित है तो इसका मतलब यही है पेट्रोलियम और प्राकृतिक ऊर्जा मंत्रालय ने इसको चलाया। आप मुझे बस कमेंट में ये बता सकते हैं कि वर्तमान में केंद्र सरकार में ये कौन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक ऊर्जा मंत्री कौन है? पेट्रोलियम व प्राकृतिक ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये चलाया गया है। प्राकृतिक ऊर्जा मंत्री कौन है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। सक्षम 2021 इसका नाम रखा गया, संरक्षण समता महोत्सव, ये शॉर्ट नेम है, इसका फुल नेम ये है संरक्षण समता महोत्सव 2021। किस लिए चलाया गया? ये चलाया गया है कि जो भी प्राकृतिक ऊर्जा है उसका संरक्षण हो, जो जीवाश्म ईंधन है, जैविक ऊर्जा है, उसका कम से कम यूज हो और हम स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़े। जो रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, हम कैसे कैसे ज़्यादा यूज इसका करें, इसके बारे में जागरूक करने के लिए ये चलाया गया। और एक तरह से एक मूवमेंट है, अभियान है, देशव्यापी अभियान केंद्र सरकार ने शुरू किया है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू किया है और पूरे देश भर में, राजस्थान में भी 16 जनवरी को इसका शुभारंभ किया गया है इस अभियान का। अब आते हैं हम अपने अंतिम सवाल की ओर। राजस्थान में पर्यटन उद्योग के विकास हेतु राज्य सरकार की ओर से जारी राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के प्रावधानों की पालना में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का गठन, राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने है, मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, आयुक्त और निदेशक पर्यटन विभाग या फिर मुख्य सचिव। तो ध्यान देना, ये जो राज्य पर्यटन सलाहकार समिति बनी है ये तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही गठित की गई। इसका मतलब अभी इसके वर्तमान में श्री अशोक गहलोत इनके अध्यक्ष होंगे इसके। तो ये राजस्थान की नई पर्यटन नीति, एक तो इनके बारे में पता होना चाहिए, राजस्थान की पर्यटन नीति 2020 में बनी है। इसके पहले बहुत पहले बनी थी 2001 में, 2007 में और इसके बाद और आई थी 2015 में। तो वो पर्यटन इकाई नीति थी, न कि फुल फ्लैश पर्यटन नीति। तो पर्यटन नीति 2020 आई है, ये आपको ध्यान में रखना एक तो। इसके अलावा एक बहुत पॉपुलर सवाल यहाँ पर पूछा जाता है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य, वो पहला राज्य राजस्थान ही था। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य, वो फर्स्ट राजस्थान ही था। दूसरा सवाल ये पूछा था किस समिति की सिफारिश पर इसको उद्योग का दर्जा दिया गया? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर 1989 में राजस्थान पहला राज्य था जिसने उद्योग का दर्जा दे दिया था पर्यटन को। और अब ये राजस्थान पर्यटन नीति जारी की गई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर राजस्थान की पर्यटन की कैसे ब्रांडिंग करनी है। हालांकि अब तो सारा इंटरनेशनल नेशनल सारा ही बंद है, अभी कुछ भी पर्यटन नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर्यटन नीति में हम सबको आशावादी होना चाहिए। वैसे ही पहले जैसा पर्यटन भी चलेगा, नेशनल भी चलेंगे, इंटरनेशनल भी चलेंगे। तो इंटरनेशनल ब्रांडिंग कैसी है, घरेलू पर्यटक हमारे यहाँ पर कैसे बढ़ सके, और यहाँ पर जो हमारी फोर्स है जो पर्यटन को सुरक्षा देती है, पर्यटक सहायता फोर्स बल, उनको हमें और कैसे मजबूत करना है, ये कुछ खास पॉइंट्स इसमें थे राजस्थान पर्यटन नीति में। लास्ट में यहाँ पर हमारा आज का ये जो है टेस्ट ये खत्म हो रहा है। लास्ट में जाते जाते मैं एक सवाल आप सबसे पूछ रहा हूँ, आपको बताना है कि राजस्थान का पर्यटन का लोगो क्या है वर्तमान में। जो लोगो है और उसकी टैग लाइन, लोगो वैसे लोगो का तो चित्र होता है, आपको बताना थोड़ा मुश्किल होगा, आप मुझे बता सकते हैं कि टैग लाइन क्या है, ये आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ये ऐसा सवाल RAS मेंस में पूछा जा चुका है,
2013 का शायद मेंस एग्जाम था, उसमें ये पूछा गया कि राजस्थान का जो पर्यटन है उसका लोगो क्या है और उसकी टैग लाइन लिखनी थी। तो ये सवाल मैं आपको पूछ रहा कि वर्तमान में इसकी टैग लाइन क्या है, ये आपको कमेंट में लिखना है। तो ये आज के सवाल, हमारे 20 सवाल पूरे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।